हमारे प्रमुख वक्ता का मार्गदर्शन सुनेंगे। गुल खिले गुलशन खिले, खिले सारे गुलदस्ते। गुल खिले गुलशन खिले, खिले सारे गुलदस्ते। सबका भाषण सुनने से पहले मेरा सबको जय भीम और नमस्ते, जय भीम और नमस्ते। आज के जो प्रमुख मुख्य वक्ता है, जो लेखिका, कवित्री, समीक्षक सरिता सातरडे मैडम, इनको मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन करें। सरिता सातरडे मैडम। समूचे विश्व को शांति और क्रांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय राज्य घटना के रचयिता, विश्व वंदनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये दोनों महापुरुषों को मैं प्रथमतः त्रिवार अभिवादन करती हूँ। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम यहाँ पे आपसे वार्तालाप करने के लिए खड़े हैं। आज का कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि रिपब्लिकन संकल्पना, संगठन और संगठना और ईमानदारी प्रस्थापित करना, यही हमारा आद्य कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि रिपब्लिकन संकल्पना क्या है। तो दोस्तों, एक वाक्य में अगर हम कहना चाहें ना, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमें फिलॉसफी बताई है वो ही है रिपब्लिकन संकल्पना। धर्म, भारतीय संविधान और रिपब्लिकन पक्ष, ये त्रिसरण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें और संपूर्ण भारतीय समाज को दिए हैं। कौन से? धम्म, भारतीय संविधान और रिपब्लिकन पक्ष, यह त्रिसरण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें दिए हैं। तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय के तरफ जाने वाला सुंदर रास्ता इस महामार्ग पर चलने से ही हमको हासिल हो सकता है। ये बात सबसे पहले हम समझ लें। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो विचारधारा हमें बताई है वो रिपब्लिकन विचारधारा उसे कहा जाता है। तो ये रिपब्लिकन विचारधारा क्या है? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी 25 नवंबर 1956 में सारनाथ के मूल दंड कुटी विहार में, जहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा स्थापित धम्मिक स्तूप भी है, तो वहाँ के पटांगण में, मैदान में अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जीवन के त्रिसूत्र है स्वातंत्र, समता और बंधुत्व। ये 3 वाक्यों में ही मेरी जीवन विषयक तत्व प्रणाली अभिप्रेत अंगीकृत है। और ये जो जीवन प्रणाली है वो मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली है। तो ये तत्व प्रणाली मैंने धम्म से ध्यान की है। और ये जो धम्म है, मुझे मेरे जो गुरु है भगवान बुद्ध, इनके ही मार्ग के द्वारा मैंने स्वीकृत किया है ये तत्व ज्ञान। और इन्हीं मार्ग से मैंने ये त्रिसूत्री अवगत की है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमें बताया है उसी मार्ग पर चलना, यही हमारा आद्य कर्तव्य है इस वक्त, नहीं क्या? हमको समझना पड़ेगा कि रिपब्लिकन विचारधारा क्या है। या आज दरअसल मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, सवेरे से सर्दी हुई है, तो मैं हो सके जितना मतलब समझ पाए तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगी आपको। तो जैसे अभी हमारी ये संसद है ना, तो वहां पे बुद्ध के काल में उसे संथागार कहा जाता था। और वो संथागार में तार्किक बातें होती थी, विचार विमर्श होता था, वाद विवाद होता था। तो हमें रोहिणी और उस वक्त जो था वो गणतंत्र था। और जिस वक्त सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था ना, उस वक्त राजा बनने की बारी राजा शुद्धोधन की थी। तो उनका जो संथागार था वहां पे जो वार्तालाप होता था, कैसे होता था? तो रोहिणी
नदी के पानी का संघर्ष और वहां पे शाक्य और कोलियों का जो संघर्ष होता है उसके बारे में हम सब जानते हैं नहीं क्या। तो उस वक्त पे सिद्धार्थ गौतम ने जिस प्रकार के तार्किक और विश्लेषणात्मक विचार व्यक्त किए थे, है ना, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, तो आगे होने वाले युद्ध के बीजों का रोपण वहां पे किया जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम ने उस वक्त जिस बुद्धि चातुर्य से वार्तालाप वहां पे किया था, तो उस वक्त वो कहे जाएंगे उत्तम संसद पटु, है ना, जिस वक्त अपने संसद में जैसे बोलते हैं ना सांसद अपन के विधायक, उस तरह के सिद्धार्थ गौतम ने जब वो वार्तालाप करते थे तो वो एक उत्तम संसद पटु का एक नमूना हम कह सकते हैं। तो रिपब्लिकन धारणा क्या होती है, तो जहाँ पे बहुसंख्यक लोग हैं, है ना, जैसे भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, एक सेक्युलर सोशलिस्ट इंडिया का निर्माण करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, सेक्युलर सोशलिस्ट इंडिया का निर्माण हम करना चाहते हैं। रिपब्लिकन विचारधारा यानी शोषित पीड़ित वंचित जनता जहाँ पे हो, उस जनता को या जो सर्वहारा समाज हो, उन सबको जोड़ने की एक विचारधारा यानी रिपब्लिकन विचारधारा। और यहाँ पे हमारे देश में देखा जाए ना, हमारे भारत देश में तो रिपब्लिकन संकल्पना हम समझ ही नहीं पाए, और इस वजह से यहाँ पे बहुजनवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। और बहुजनवादी विचारधारा क्या है वो तो अपन समझते ही हैं, है ना, 85 और 15 का गणित बताने वाली विचारधारा। हमने बहुत बार बहुत से वक्ताओं के सुना है ना, कि हम 85% एक हो जाएगा ना तो ये मनुवादी ताकतें या प्रतिगामी शक्तियों का हम अच्छे से मुकाबला दे सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों को जातियों में विभाजित ही इसलिए किया गया है ताकि हम कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाए। और डॉक्टर बाबा साहब, और यहाँ पे जातियां मतलब जातियों का निर्मूलन होने के बजाय यहाँ पे तो बहुजनवादी विचारधारा की वजह से तो यहाँ पे जाति में घटना हो रही है, जाति है ना। तो हमारी रिपब्लिकन विचारधारा क्या है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें बताते हैं वो कास्ट विरहित समाज की निर्मिति के मार्ग बताते हैं, जो न्याय, स्वातंत्र, समता और बंधुता इन महामूल्यों पर आधारित है। ऐसे रिपब्लिकन विचारधारा हम चाहते हैं। और जैसे कि राजेशाही, एकाधिकारशाही और विभूति पूजा को नकारने वाली जो विचारधारा है, राजेशाही, एकाधिकारशाही और विभूति पूजा को नकारने वाली जो संकल्पना है, उसे ही हम रिपब्लिकन संकल्पना कहा जाता है। और रिपब्लिकन संकल्पना में क्या होता है, यहाँ पे जनता ही सार्वभौम होती है और जो शासन करता है उसे जनता के हित का निर्णय लेना अनिवार्य होता है। तो ये है रिपब्लिकन विचारधारा। हम सबको पता है ना, धम्म दीक्षा के एक दिन पहले यानी 13 अक्टूबर 1956 को शाम को 5 बजे यहाँ के नागपुर के ही शाम होटल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पत्रकारों से वार्तालाप होता है। और वहां पे पत्रकार उनको पूछते हैं कि आपने बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद आप क्या करोगे, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं मिशनरी बनूंगा लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी स्थापन करने का आपने सोचा है क्या, ऐसा पूछने पे वो कहते हैं कि हाँ, मैंने वो नक्की किया है, बल्कि मैंने रिपब्लिकन पार्टी का संविधान भी लिखा है और उस प्रेमबल में लिखा है कि स्वातंत्र, समता और बंधुता इस त्रिसूत्री पर आधारित हमारा संगठन रहेगा और पार्लियामेंट में आने वाले जो विधायक हैं उनकी कसौटी ये त्रिसूत्री के आधार पर ही तय की जाएगी। इस पक्ष का स्वरूप कैसा रहेगा, ये पूछने पे बाबा साहब कहते हैं कि हमारा ये पक्ष सर्व समावेशक रहेगा। तो क्या हुआ ना, उस वक्त भारतीय संविधान जो निर्माण हुआ था उसके बाद में केवल जातीयवादी पार्टी की आवश्यकता ही नहीं बची थी
वो वक्त जो था लोकतंत्र का, वो बाल्यावस्था थी, है ना, लोकतंत्र की वो बाल्यावस्था थी। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि सभी पुरोगामी शक्ति जो है उनको एकत्रित किया जाए और सत्ताधारी कांग्रेस पक्ष को अंकुश लगाने के लिए प्रबल विरोधी पक्ष निर्माण होना उस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। और इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वहां के अपने देश के बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, एम.एस. जोशी, आचार्य प्रज्ञा अत्रे, इन बुद्धिजीवियों से बाबा साहब जी ने पत्र व्यवहार किया था। रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करते वक्त पूरा देश ही परिवर्तन के प्रवाह में आए, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। जो भी देश के वंचित है, उपेक्षित है, वो सब एक हो जाए। और इसी वजह से बाबा साहब जी ने उस वक्त पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये जातिवाचक नाम बदल करना रिपब्लिकन यानी लोकसत्ताक नाम धारण करने का निर्णय तब लिया था। तो विषमता के खिलाफ सर्वहारा समाज को एक करके उनमें स्वाभिमान की नींव मजबूत करना, यही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का रिपब्लिकन पक्ष निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता है और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का निर्वाण हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है उनका। लेकिन उन्होंने उसके पहले ही रिपब्लिकन पार्टी का संविधान भी लिखा था। लोगों को क्या क्या करना है, अपने लोगों को क्या क्या करना है, ये सब ही कुछ बता दिया था, है ना। तो और फिर क्या होता है, 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना नागपुर के दीक्षा भूमि में 8 से 10 लाख लोगों की उपस्थिति में हो जाती है। और उस वक्त पे माननीय इन शिवराज इनकी अध्यक्षता में वहां पे पार्टी की नींव रखी जाती है। इन शिवराज जी अपने भाषण में उस वक्त कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में विरोधी पार्टी का होना अत्यावश्यक है और इसी उद्देश्य से हमने ये रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की है। सामाजिक दृष्टि से अभी हम अल्पसंख्याक है, बहुसंख्याक होंगे ये भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे कार्य की कक्षा बड़ी है ना। बाबा साहब जी ने समूचे भारतीय लोगों को रिपब्लिकन पार्टी करनी है करके बताया था। तो हमारे कार्य की कक्षा बड़ी है और हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है, ऐसा इन शिवराज जी कहते हैं। बाबा साहब के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपना संगठन मजबूत करने का प्रयत्न करेगा, कोई भी इसे आघात पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। और इस संदर्भ में इन शिवराज जी ने कहा था, जीवित आम्बेडकर के अपेक्षा मृत आम्बेडकर अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत शक्तिशाली है। तो और हमारी जो पार्टी है इसके द्वार सभी के लिए खुले रहेंगे। तो इस प्रकार उस वक्त पे यानी 3 अक्टूबर 1957 को अत्यंत पवित्र मन से रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना नागपुर के दीक्षा भूमि में की गई थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि संसार के जग भर के जो राज्यशास्त्रज्ञ है या राजनेता है, उन्होंने मानवीय समूह के प्रति एक भयंकर गुनाह किया है। क्या आप कहते हैं बाबा साहब कि संसार के जो राज्यशास्त्रज्ञ राजनेता है, उन्होंने मानवीय समूह के प्रति एक भयंकर गुनाह किया है। और वो गुनाह क्या, तो उन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र की जोड़ नहीं दी है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं ना। अगर राजनीति को नीति शास्त्र की जोड़ दी जाती तो आज हमारे महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए ना, उद्धव ठाकरे जी का सरकार उस तरह से गिराया जाता। और गिराने के बाद भी जिस तरह से हो रहा है अपने देश में, समूचे देश का ही अगर देखा जाए, राजनीति में अगर थोड़ी सी भी नीति शास्त्र की जोड़ होती तो आज इस तरह से होता जिस तरह से आज इस अपने देश का माहौल दिख रहा है। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि राजनीति को नीति शास्त्र की जोड़ देने के ही लिए मुझे
रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करनी है, ऐसा महत्वपूर्ण विधान बाबा साहब कहते हैं। और लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि रक्तपात के बिना लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली शासन प्रणाली को ही लोकतंत्र कहा जाता है ना। नहीं तो हमने देखा था राजा महाराजों का काल कितना रक्तपात और क्या क्या होता था, लेकिन बाबा साहब ने कैसी क्रांति दी है हमें, रक्तविहीन क्रांति। क्या मकसद था उनका कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना, ये उनका मकसद था। और लोकतंत्र की प्रस्थापना करते वक्त धर्म, पंथ, जात पात ये लोकतंत्र को अवरुद्ध करने वाली घटनाएं समाज विघातक शक्ति है। और इसलिए इस देश के में उन्होंने प्रजासत्ताक प्रणाली निर्माण करने का सोचा, जिसका मूलाधार ही स्वातंत्र्य, समता और बंधुता और सामाजिक न्याय है। तो संविधान निर्माण करने का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का उद्देश्य इतना उदात्त था, है ना। तब भी आज क्यों ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान खतरे में है? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तभी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले लोग अगर सही नियत नहीं रखते हैं तो संविधान को धोखा हो सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारतीय जनता को एक प्रकट पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने एक लोकशाही को सुचारू रूप से चलने के लिए क्या आवश्यक बातें हैं उसका दिशा निर्देश उस पत्र में बाबा साहब जी ने किया था। उसमें वो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि समाज के अंदर सामाजिक विषमता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाखून जितनी भी अगर विषमता है ना तो लोकतंत्र की इमारत वहां पे ध्वस्त हो सकती है। नाखून जितनी भी विषमता, लोकतंत्र मतलब भारतीय संविधान लागू होने के बाद कितनी सारी हम देखते हैं ना विषमताएं अपने देश में। तो राज्यकर्ता का कर्तव्य क्या होता है, तो सबसे पहले जहां पे विषमता है उसको ढूंढे और वहां पे समता प्रस्थापित करने का प्रयास करें। हमारे जो अभी प्रस्तावित जो सरकार है ना, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वगैरह, लेकिन वो किसका विकास कर रहे हैं या किसका साथ लेके कर रहे हैं ये भी हम सब जानते हैं। तो सबसे पहला क्या, लोकशाही सुचारू रूप से चलने के लिए क्या आवश्यकता, समाज के अंदर सामाजिक विषमता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा घटक बाबा साहब बताते हैं विरोधी पक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है ना। जैसे कि विरोध सत्ताधारी पक्ष और जनता जो होती है उनके बीच का जो सुवर्ण मध्य होता है वो होता है विरोधी पक्ष। और लोकशाही के विरोधक जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले विरोधी पक्ष को ही वो ध्वस्त करने का कटकारा समझते हैं। जैसे कि रवीश कुमार कहते हैं ना गोदी मीडिया, है ना। तो हमारी जो भारतीय मीडिया है वो देखते हैं हम कैसे किस तरह से वो विरोधी पक्ष को भले सवाल पूछे लेकिन सत्ताधारी पक्ष को एक सवाल तक नहीं पूछते हैं। और प्रश्न भी पूछे तो क्या पूछते हैं वो आप सब जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे आवश्यक क्या है, विरोधी पक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और इसी वजह से तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उस वक्त रिपब्लिकन पक्ष की स्थापना करने का सोचा था। उसके बाद तीसरा घटक क्या होता है, प्रशासन और कानून के आगे सब समान हो। और कानून के आगे सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, जनता सब समान होना चाहिए। कायदा और प्रशासन में सुव्यवस्था ना हो तो सत्ता कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों की बटीक है, ऐसे कहा जाता है। और उसके बाद क्या है घटक, संवैधानिक नैतिकता। ये अतिशय महत्वपूर्ण घटक है। और संवैधानिक नैतिकता क्या है, तो मैं संवैधानिक नैतिकता का पालन करती हूँ, इसका मतलब संवैधानिक मेरे ऊपर जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका मैं सही से निर्वाह करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि जो हमारा जो आज का संविधान है ना वो कानूनन प्रावधान और तत्वों का एक ढांचा है। क्या है वो, हमारा भारतीय संविधान कानूनन प्रावधान और तत्वों का एक ढांचा है और उस ढांचे को
आवश्यक ऐसी रक्त मांस की पेशियां जो है हमें वो संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से पूरी करनी है। कौन सी संवैधानिक नैतिकताएं? तो राज्य अपने भारतीय राज्य घटना में वो जो सभी जो बताए गए हैं ना नीति निर्देशक तत्व, या आप अगर अच्छे से पढ़े तो समझ पाओगे कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। और उसके बाद का घटक जो है वो क्या होता है, बहुसंख्य लोगों का अल्पसंख्यक के ऊपर दड़पण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि भांडवलशाही और ब्राह्मणशाही ये लोकशाही के लिए खतरा है, और जो साधन संसाधनों से वंचित वर्ग है उनके ऊपर सत्ताधारी वर्ग अगर हुकूमत करता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद का घटक है छठवां घटक, समाज में नीतिमत्ता होना बेहद जरूरी है ना। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीतिमान समाज का होना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत हो पाएगा जब समाज संविधान में सम्मिलित महामूल्य जैसे कि न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता के अनुसार आचरण करने वाले ऐसे लोग अगर अपन के देश में है तो तब ये देश नीतिमान समाज बना है, ऐसे हम कह सकते हैं। और लोकशाही के सुचारू रूप से चलने के लिए एक बेहद आवश्यक घटक बाबा साहब जी ने बताया है कि, और वह घटक है लोगों में सत्सद विवेक बुद्धि जागृत हो। अभी हम देखेंगे है ना 2024 के चुनाव के बाद क्या होता है, सच्ची में लोगों में सत्सद विवेक बुद्धि है कि क्या है, कि जैसे है हम वैसे स्वीकार करेंगे, ये लोगों के ऊपर है। बाबा साहब क्या बोलते हैं, लोगों में सत्सद विवेक बुद्धि जागृत हो। व्यक्ति अगर विवेकशील नहीं होना तो लोकतंत्र कमजोर होगा, और समाज जीवन में जीते हुए एक दूसरे के प्रति संवेदना होना बेहद जरूरी है। वो इंसान कोई भी समाज का होना, लेकिन एक दूसरे के प्रति संवेदना होना बेहद जरूरी है। और ये संवेदना, ये मैत्री तत्व है, ये बुद्ध तत्व ध्यान से बाबा साहब जी ने लिया है। तो ये लोकशाही के बेहद महत्वपूर्ण घटक थे सुचारू रूप से चलने के लिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सातों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण थी जो बाबा साहब जी ने हमें बताई थी। लेकिन जरा सोचिए, आज जिनके हाथों में सत्ता की चाबी है उन्होंने कौन सी गलतियां की थी, या आज इस वक्त वो क्या गलतियां कर रहे हैं। तो उस वक्त पे बाबा साहब जी ने क्या कहा था कि संविधान तैयार किया अर्थात हमारा काम समाप्त हो गया। इस प्रकार की आत्मघाती भावना के संबंध में मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारा काम अभी शुरू हुआ है ना। उस वक्त का वक्त सोचिए और आज का, तो उस वक्त पे लोकशाही के बाद बाल्यावस्था थी, उस वक्त पे सब जागरूक होते तो आज क्या से क्या हो जाता। जो बाबा साहब जी ने रिपब्लिकन पार्टी बताई थी है ना, वो 7 तत्वों के आधार पर बनाई गई थी। और वो 7 तत्व कौन से थे, तो उसमें पहला तत्व था कि सभी भारतीयों को समान न्याय मिलेगा। सभी भारतीयों को समान न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, समान न्याय यह प्रत्येक भारतीय का अधिकार है ऐसा माना जाएगा। और उसके अनुसार जहां पर समता नहीं है वहां पर उसे लाने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। ये पहला तत्व था। और उसके बाद दूसरा कर्तव्य क्या था, दूसरा तत्व क्या था रिपब्लिकन पार्टी का, कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख यह केंद्र बिंदु माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का सुख यह केंद्र बिंदु माना जाएगा और अपने उद्धार के लिए प्रयास करने का प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। और शासन संस्था जो है वो यह साध्य मिलाने के लिए प्रयास करेगा, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। और तीसरा उसमें घटक है कि अन्य देश के भाइयों के अधिकारों का और शासन संस्था के आवश्यक अधिकारों की सुरक्षा करके प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, आर्थिक और राजकीय स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा पार्टी मानेगी। उसके बाद का घटक है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के आवश्यक जो जरूरतें हैं और भय से मुक्ति दिलाने का
शासन संस्था के कर्तव्यों का एहसास सरकार को यह पार्टी निरंतर करती रहेगी। लोग भय से मुक्त हो, इस तरह के ये पार्टी लोगों को भय से मुक्त करने का ये पार्टी कार्य करेगी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और उसके बाद का क्या घटक है कि यह पार्टी स्वतंत्रता, समता और भाईचारे की प्रस्थापना करने का आग्रह करेगी। क्या करेगी? स्वतंत्रता, समता और भाईचारे की प्रस्थापना करने के लिए यह पार्टी आग्रह करेगी। एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ अथवा एक राष्ट्र का दूसरे वर्ग के राष्ट्र के द्वारा होने वाले अत्याचार पर दबाव डालेगी और उस पर रोक डालेगी, ऐसे उसमें कहा गया है तत्वों में। और सबसे लास्ट तत्व कौन सा है? व्यक्ति और समाज इन दोनों की भलाई की दृष्टि से संसाधन, संसदीय राज्यतंत्र यानी पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यह सर्वोत्तम राजतंत्र है। ऐसी इस पार्टी की श्रद्धा रहेगी। ऐसे 7 अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बाबा साहब जी ने रिपब्लिकन पार्टी में उद्घोषित किए हैं। तो इतना सुंदर, इतना समाज उपकारक तत्वों के ऊपर अगर रिपब्लिकन पार्टी इंडिया की नींव रखी गई थी, तो फिर भी आज ऐसा क्यों हुआ है ना? रिपब्लिकन पार्टी का काल अगर हम देखा जाए ना, तो 1957 से 1959 तक का जो काल था वो सुवर्ण काल था, ऐसे कहा जाता है। 1957 से 1959 तक का काल, उसे सुवर्ण काल कहा जाता है। इस कालखंड में सभी जो नेता थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की ध्येय निष्ठा से प्रेरित लोग थे। पार्टी का उस वक्त अभेद्य संगठन था, पार्टी में अनुशासन था और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो अन्य राज्यों में भी रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा था, नेताओं का दबदबा था। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के महानिर्वाण के बाद दादा साहब गायकवाड़ जैसे अनुभवी कार्यकर्ता और कुशल संगठक, इनके ऊपर पार्टी के जिम्मेदारी आई थी और उन्होंने भी अच्छा कार्यकाल किया था। जैसे 1960 में भारतीय संसद के पटल पर मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने वाले कौन थे? दादा साहब गायकवाड़ जी थे। भारतीय संसद के पटल पर मनुस्मृति कैसी गलत है ये बताने का उस वक्त पे काम किया था, तो वो ये थे दादा साहब गायकवाड़ जी थे। लेकिन 1959 को रिपब्लिकन पार्टी का विभाजन हो जाता है। 1959 में रिपब्लिकन पार्टी का विभाजन हो जाता है और उस वक्त पे दुरुस्त पार्टी और ना दुरुस्त पार्टी, इस तरह के 2 भागों में रिपब्लिकन पार्टी का दो धेड़ों में पार्टी का विभाजन हो जाता है। उस वक्त पे नेताओं का स्वार्थ, अहंकार और बेईमानी, इन 3 कारणों से रिपब्लिकन पार्टी विनाश के लिए उस वक्त कारणीभूत हुई थी। और दादा साहब गायकवाड़ जी का निधन होने के बाद तो सहयोगियों में, अनुयायियों को 4 बातें अच्छे से बताने वाले कोई बच्चे ही नहीं तो उस वक्त पे अच्छे सांसद तो थे, है ना, अपने बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागडे, दादा साहब रूपवते, MS कामड़े, ऐसे बहुत अच्छे सांसद थे। लेकिन फिर भी उनमें एक भी नहीं रह सकी और पार्टी का विभाजन हो गया। और पार्टी का विभाजन होने के बाद क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं। पार्टी जब तक संगठित थी तब तक अच्छा कार्य हुआ, लेकिन पार्टी जब गुटों की राजनीति करने के कारण ही पार्टी का विभाजन हो गया। और पार्टी के विभाजन के कारण फिर लोग कांग्रेस में जाने लगे, जैसे दादा साहब रूपवते हो गए, प्राध्यापक MN कामड़े हो गए, ये कांग्रेस में चले गए। यहाँ तक के उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को अच्छे से प्रसारित करने वाले जो उस वक्त सांसद थे बुद्धप्रिय मौर्य, वो बहुत अच्छे सांसद थे, लेकिन वो भी कांग्रेस में जाके शामिल हो गए और इस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का विलय हो गया। और उसके बाद कौन सी पार्टी? बहुजनवादी विचारधारा का ही यहाँ पे ये हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ था ना, 1995 में आम्बेडकरी जनता ने एकीकरण का
एकीकरण करने के लिए बहुत कठोर भूमिका निभाई थी अपने महाराष्ट्र में ज्यादातर, है ना। तो एकीकरण के बिना हम मतलब किसी को जीवित नहीं रहने देंगे। आगे कुछ हुआ तो नहीं चलेगा, ऐसा विभाजन नहीं चलेगा, ऐसा जनता ने निश्चय किया। और उसके बाद क्या हुआ, 1996 में रिपब्लिकन पक्ष का एकीकरण हुआ और 1998 में जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, उस वक्त पे हमारे 4 सांसद लोकसभा पे जीत कर चले गए थे। वो क्या कौन थे, रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, रासू गवई और जोगेंद्र कवाड़े जी, ये चारों सांसद उस वक्त चले गए थे। तो ये सब होने के बाद भी विभाजन होता ही रहा और आज रिपब्लिकन पार्टी के कितने बूथ है ये हम नहीं समझते। जो रिपब्लिकन के जो दिल से चाहते हैं कि बाबा साहब का पक्ष स्थापित हो, तो ऐसे लोग बहुत है यहाँ पे, महाराष्ट्र में भी बहुत है, लेकिन वो सबका एक मत नहीं हो पाता है और इस वजह से पार्टी का विभाजन हो गया था उस वक्त पे। और अब हम आते हैं आखिरी मोड़ पर कि ईमानदारी प्रस्थापित करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है ना। रिपब्लिकन मला परेशानी होता है सर्दीमुळे। रिपब्लिकन पार्टी की इतनी सुंदर विचार प्रणाली थी जो कि भारतीय संविधान में सम्मिलित है, न्याय स्वातंत्र्य समता, इतने सुंदर महामूल्यों पर जो आधारित है। फिर भी ये रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट अपने देश में क्यों नहीं मतलब जागृत हुई और बहुजनवादी विचारधारा ये कहीं ना कहीं मारक हुई रिपब्लिकन विचारधारा को, ऐसा हम कह सकते हैं। हम बहुत से लोगों को कहते सुनते हैं ना कि रिपब्लिकन के इतने सारे गुट है, सही है ना, रिपब्लिकन के बहुत सारे गुट है, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये विचारधारा जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें दिए हैं, जो हमारे मार्गदाता है, हमारे जीवन को आयाम देने वाले एक मसीहा है। जरा हम फ्लैशबैक में जाके देखते हैं और हमारे पूर्वजों का कैसा जीवन था वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं और धम्म क्रांति के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है ये भी हम समझ लेते हैं, नहीं क्या। और फिर क्या डिफरेंस है दोनों में, ये हम अच्छे से समझ में आता है। दोस्तों, अगर घर हमारा जल रहा है ना तो उसको ऐसे ही जलता हुआ नहीं छोड़ा जाता, तो उसमें पानी की बौछार मारना ये हमारा कर्तव्य होता है ना। सब कुछ तो है हमारे हाथ में, तो क्या रिपब्लिकन पार्टी को बचाने की कोशिश करना या बाबा साहब जी ने हमें जो संगठनाएं दी है, तीनों संगठनाएं, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पक्ष और भारतीय बौद्ध महासभा, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा स्थापित तीनों ही संगठनाएं हैं जिसे हम मातृ संगठनाएं कहते हैं। तो ये संगठनाएं पूरे भारतवर्ष में प्रस्थापित हो, इनका प्रचार हो, क्या ये हमारा आद्य कर्तव्य नहीं है? हम यूं ही चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे कि वो विषमतावादी लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमारा एक विवेकवादी इंसान होने के नाते कोई आद्य कर्तव्य नहीं है? जो सुंदर सा स्वप्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संजोया है उसे पूरा करना यही हमारा कर्तव्य है एक रिपब्लिकन के नाते। दोस्तों, हाथों की पांचों उंगलियां जो है ना वो एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब हम उस हाथों की मुट्ठी बांधते हैं ना तो उसे वज्रमुठ कहा जाता है। तो यही वज्रमुठ बन के हमें अपना घर को संभालना है, हमें अपने तीनों ही मातृ संगठनों को संभालना है। और रिपब्लिकन के ऊपर मैंने एक रचना 2018 में लिखी थी, तो वो मैं अभी आपको एक बताऊंगी। रिपब्लिकन एक शब्द नहीं वो आवाज है। रिपब्लिकन एक शब्द नहीं वो आवाज है, बिखरी हुई माला को एक धागे में पिरोने के लिए।
रिपब्लिकन एक ध्वनि है सोई हुई कौम को बचाने के लिए। रिपब्लिकन प्रबुद्ध भारत की शान है। रिपब्लिकन प्रबुद्ध भारत की शान है जिसका एक ही ध्येय है, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना। रिपब्लिकन वो आगज है, वो अंजाम है अनेक गटों में बिखरे हुए हमारे भाइयों को, हमारे नेताओं को आईना दिखाने का। रिपब्लिकन वो मातृ संगठन है जो बाबा साहब जी ने हमें दिलाई है। रिपब्लिकन वो मातृ संगठन है जो बाबा साहब जी ने हमें दी है। बस उसी के कोमल शाख को अब वज्र सा कठोर बनाना है ताकि वक्त के थप्पड़ों से उनकी नींव ना हिले बल्कि और मजबूत हो उठे। तो आज के मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट रवि डमारे सर जी, जिनको मैं अभी पहली बार मिल रही हूँ, विनायक जामगड़े सर जी, शुभम डाहाट, एडवोकेट सुंदर सी प्रस्तावना करने वाले शीतल डाहट मैडम, सुंदर सा संचालन करने वाले प्रशांत जाधव सर, और आप सभी यहाँ पे जितने भी दर्दी लोग बैठे हैं, आप सभी ने मेरा वक्तव्य शांति से सुना, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय प्रबुद्ध भारत। धन्यवाद सागरजय मैडम। आज के आयोजित कार्यक्रम के ऊपर जो विषय था उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किए हैं। इसके बाद मैं